चलो, गुड मॉर्निंग। तो हम क्वेश्चन नंबर 18 पे थे, राइट? दरवाजा बंद करो। दया, दरवाजा तोड़ दो। चलो, जो लेट आता है दरवाजा बंद करेंगे, ओके? क्वेश्चन नंबर 18, शैल वी स्टार्ट? कल हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया था, राइट? सेल्स के बारे में हमने क्या सोचा है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। इज इट राइट? परचेसेस के केस में परचेसेस हमें लेस करना है, चाहे वो कैश परचेस हो क्रेडिट परचेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इंफॉर्मेशन दी है। क्या कैश सेल्स में आपके पास से गुड्स चले नहीं जाते हैं बाहर? क्रेडिट सेल्स में भी गुड्स दे देते हो। तो वैसे भी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के पीरियड में गुड्स कम हुए हैं जो 31 मार्च के दिन हमारे पास थे, इसलिए हम लोग ऐड करेंगे। सिंपल है। कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेल्स रिटर्न हमें क्या करना था? लेस करना था। ये कल हमने मार्किंग किया था बाय द वे। ये फिर से एक बार पढ़ेंगे बाद में, ये भी फिर से एक बार पढ़ेंगे बाद में, ठीक है? प्रॉफिट मार्जिन के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला है कि कंपनी अर्न्स 20% ऑन सेल्स। अच्छी बात है कि प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स के ऊपर ही दिया है, मतलब हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये रेशियो डायरेक्टली यही रेशियो अप्लाई करके हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 March 18। शैल वी स्टार्ट विथ इट? राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन 31 March 18। पर्टिकुलर्स, राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज। शैल वी स्टार्ट? पॉइंट नंबर ए, हमें क्वेश्चन में दिया गया है स्टॉक ऑन 15 अप्रैल 2018 एट कॉस्ट 50,000। करेक्ट है दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैव हैपेंड बिटवीन 31 March टू 15 अप्रैल। सेल्स ऑफ ₹41,000। तो दोस्तों सेल्स हुआ है 41,000 का, कौन से तारीख के बीच में? 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप लोग शुरू कहां से करते हो वो आपको देखना जरूरी है। आप 50,000 का फिगर लेके शुरू करे हो, 15 अप्रैल का स्टॉक है ये। तो पहला सवाल, ये 41,000 रुपीज का जो सेल्स है उस उन गुड्स की कॉस्ट क्या इस 50,000 में है? क्योंकि उसके ऊपर ऐड करना या लेस करना है वो डिपेंड करता है। तो इसमें वो है क्या?
नहीं है, क्योंकि 15 अप्रैल के पहले ही सेल हुआ है, मतलब गुड्स हमारा गोडाउन छोड़ के चले गए हैं, मतलब वो गुड्स की कॉस्ट इसमें नहीं है। अब दूसरा सवाल खुद से पूछना है कि मुझे 31 मार्च के स्टॉक में उन गुड्स की कॉस्ट लेनी है क्या? तो आंसर इज यस, बिकॉज उस दिन वो थे ना, 15 अप्रैल के पहले वो चले गए, लेकिन 15 अप्रैल के पहले वो थे, यानी 31 मार्च को वो थे। अब किसी को ये क्वेरी आती है क्या कि सर इसमें से कुछ गुड्स हमने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में खरीदे हैं, तो फिर 31 मार्च के स्टॉक में ये गुड्स की कॉस्ट नहीं होनी चाहिए थी ना, लेकिन उसका इफेक्ट हमारा परचेसेस में कवर हो जाता है, क्योंकि हम बाद में परचेसेस ड्यूरिंग दिस 15 डेज भी एडजस्ट करने वाले हैं ना। तो अगर मान लो कोई परचेस, मतलब ये 41,000 रुपीज के गुड्स का कॉस्ट कितना आता है, 41,000 माइनस 20%, तो 32,800 रुपयों के गुड्स में से मान लो 2,800 के गुड्स अपने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के भीतर खरीदे हैं, तो ये तो हमारे पास 31 मार्च को नहीं थे ना, तो हमने अभी 32,800 ऐड किया, मतलब ये भी ऐड कर दिया। लेकिन दोस्तों ये 2,800 का कॉस्ट क्या इस परचेसेस में होगा? तो ऑटोमेटिक वो बाद में माइनस भी हो जाएगा। अगर हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो डबल इफेक्ट होके वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। आप उसके बारे में मत सोचना, ऐसे मानना है कि ये गुड्स हमने 31 के पहले ही खरीदे हैं, एंड अगर मान लो बीच के पीरियड में खरीदे हैं 15 दिनों में, तो वो परचेसेस में से माइनस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, वॉट एवर इट इज। ओके फाइन, तो लेट्स ऐड दिस पॉइंट नंबर बी, add sales from 1st April to 15th April। सेल वैल्यू कितनी है? सेल वैल्यू दोस्तों 41,000 लेस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% ऑन सेल्स। तो 41,000 का 20%, 8,200, इज इट राइट? 41,000 माइनस 8,200, 32,800, करेक्ट है क्या दोस्तों? चलो दिस इज डन। परचेसेस 5034 इंक्लूडिंग कैश परचेसेस ₹1990। सो दोस्तों कैश परचेस हो क्रेडिट परचेस हो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिंपली क्या करना है, परचेसेस का एडजस्टमेंट करना है। आस्क योरसेल्फ 50,000 का स्टॉक जो आपने 15 अप्रैल को काउंट किया है उसमें ये 5,034 रुपीज के गुड्स है क्या? यस, बिकॉज ये परचेस हुआ कब है? 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में, यानी ये गुड्स गोडाउन में आए इन 15 दिनों में, तो 15 अप्रैल को ये गोडाउन में थे, ऐसा मान रहे हैं हम लोग। अब इसमें भी आपकी एक क्वेरी आ सकती है कि सर इसमें से भी थोड़े बहुत गुड्स बेचे हो सकते हैं, तो वो ऊपर एडजस्ट हो गए हैं, आप उसकी चिंता मत करो। तो दोस्तों ये 5,034 के गुड्स हमारे स्टॉक में है, बट क्या ये स्टॉक 31 मार्च के पहले का है? नो, बिकॉज ये गुड्स हमने खरीदे कब है? 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में, तो ये हमारे स्टॉक में नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना है, लेस करना है, लेस गुड्स परचेस्ड बिटवीन 1st अप्रैल टू 15th अप्रैल। अमाउंट कितनी है? 5,034। इसमें प्रॉफिट वगैरह एडजस्ट नहीं किया सर? अरे बेटा ये परचेस का फिगर है, ये कॉस्ट ही है, करेक्ट है ना? सेल्स रिटर्न, दोस्तों ये सेल्स रिटर्न कौन से पीरियड का है?
1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में हमने बेचे हुए गुड्स वापस मिले हैं हमें, तो 50,000 के स्टॉक में ये 1,000 रुपयों के गुड्स का कॉस्ट है क्या? आंसर इज यस, बिकॉज 15 अप्रैल के पहले ये हमारे गोडाउन में वापस आए, मतलब 15 अप्रैल को जब स्टॉक काउंटिंग किया तब ये गुड्स हमारे पास है, तो हमारे 50,000 के फिगर में ये सेल्स रिटर्न की कॉस्ट है। ओके, कॉस्ट बाय द वे कितना आता है? 1,000 माइनस 20%, 800 रुपए का कॉस्ट है उसमें। अब अगला सवाल यह है कि क्या ये सेल्स रिटर्न 31 मार्च के पहले का है? आंसर इज नो, यानी 31 मार्च का अगर मुझे स्टॉक निकालना है तो ये गुड्स हमारे स्टॉक में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये वापस कब आए हैं? 1 अप्रैल के बाद। इज इट राइट? तो हमें ये स्टॉक में से निकाल देने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर डी, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। सेल वैल्यू 1,000 लेस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20%, 200 बचा 800। इज इट राइट माय फ्रेंड्स? बोलो। अब नंबर 4, ऑन 15th मार्च गुड्स ऑफ दी सेल वैल्यू ऑफ ₹10,000, इसके कॉस्ट पहले निकालते हैं। 10,000 माइनस 20%, 8,000। ऑन 15th मार्च गुड्स ऑफ दी सेल वैल्यू ऑफ ₹10,000 वेर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। जरा डेट पे फोकस करना दोस्तों। 15 मार्च को ये गुड्स गोडाउन छोड़ के चले गए, मतलब 31 मार्च के स्टॉक में ये होने चाहिए क्या? पहला सवाल। बाय द वे नहीं होने चाहिए, लेकिन कंफर्मेशन आना जरूरी है। बट अगर मान लो ड्यू डेट में कंफर्मेशन नहीं आता है, या फिर ड्यू डेट आगे है, वो जो कंफर्मेशन देने का लास्ट डेट है, सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब क्या? हमने गुड्स दिए तो है कस्टमर को, लेकिन कस्टमर का अप्रूवल जब मिलेगा तब वो उसको एक स्पेसिफिक पीरियड देंगे हम। तो मान लो हमने यहाँ पे 1 महीने का पीरियड दिया है, तो अप्रूवल आपको कब एक्सपेक्टेड है? 15 अप्रैल को। तो मान लो 15 अप्रैल तक उसने अप्रूवल ही नहीं दिया, तो 31 मार्च के दिन हमारा स्टैंस क्या होना चाहिए? हमें वो सेल रिवर्स करना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल हम जब गुड्स दे रहे हैं तब सेल की एंट्री मार के रखेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हमने कर दी है और गुड्स भी हमारे गोडाउन छोड़ के चले गए हैं। बट 31 मार्च को अगर अप्रूवल नहीं आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेल रिवर्स करना पड़ेगा। सेल रिवर्स करने की बात यहाँ पे करनी जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉफिट वगैरह नहीं पूछा है। पिछले क्वेश्चन में एक बार प्रॉफिट पूछा था, तब हमने सेल रिवर्स भी किया था। इस क्वेश्चन में हमें स्टॉक कैलकुलेट करना है, तो इन गुड्स की कॉस्ट हमें 31 मार्च को हमारे स्टॉक में दिखानी है एज अ स्टॉक विद कस्टमर। भले ही ये स्टॉक हमारे पास नहीं है, बट ये हमारा ही है ना, तो स्टॉक विद कस्टमर करके दिखाना पड़ेगा। मतलब 31 मार्च के स्टॉक में 8,000 रुपए होने जरूरी है, लेकिन अप्रूवल नहीं आया तो, या फिर गुड्स वापस नहीं आए तो। वापस आए तो बात ही खत्म। तो मतलब 8,000 रुपए के गुड्स हमारे स्टॉक में दिखने ही चाहिए। अरे बोलो। अब हुआ क्या है देखते हैं। इनको हमने कितना पीरियड दिया था अप्रूवल के लिए? 4 वीक्स, यानी 15 अप्रैल तक हमें अप्रूवल मिल जाना चाहिए। ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल, 10 अप्रैल को उसने वापस दिए। तो बेसिक सा सवाल है, 8,000 का 40%, 3,200 रुपए के कॉस्ट के गुड्स आपके स्टॉक में है क्या? ठंडा दिमाग रख के सोचना पड़ता है, एडलेस करना इतना इजी नहीं है, मैं बता रहा हूं, इसलिए अभी सब समझ में आ रहा है। पहला सवाल पूछो ना, 3,200 रुपए कॉस्ट के गुड्स आपके स्टॉक में है क्या राइट नाउ? है। क्यों? क्योंकि 15 अप्रैल को स्टॉक काउंटिंग किया ना, तो ये गुड्स हमारे गोडाउन में 10 अप्रैल को आ चुके हैं, 15 अप्रैल तक तो ये यहीं पे थे, तो 3,200 रुपए के गुड्स ऑलरेडी मेरे स्टॉक में है। बात पकड़ में आ रही है? दूसरा सवाल, क्या ये 3,200 31 मार्च के स्टॉक में भी होने चाहिए?
यस, क्योंकि अप्रूवल उस दिन नहीं मिला था, 31 मार्च को अप्रूवल मिला था क्या आपको 8,000 रुपए का सेल फाइनल करने के लिए? नहीं ना। तो हमारा काम क्या था उस वक्त 31 मार्च को? सेल रिवर्स करो एंड स्टॉक विद कस्टमर 8,000 का 8,000 दिखा दो, उसमें से बस 40% की बात कर रहा हूं मैं। 3,200 ऑलरेडी आपके स्टॉक में है, तो आपको एडजस्टमेंट करने की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है क्या? 3,200 के गुड्स अगर ऑलरेडी आपके स्टॉक में है, तो आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है उसकी। नहीं तो एक काम करो, 3,200 पहले स्टॉक में से निकालो एंड 8,000 रुपए ऐड कर दो। मतलब इवेंचुअली कितना ऐड कर दिया? 4,800 रुपए ही ऐड कर दिया ना। समझ में आ रहा है क्या? सर ये सेल्स रिटर्न ऊपर वाले सेल्स रिटर्न में इंक्लूडेड है क्या? आप ही जवाब दो। ऊपर वाला सेल्स रिटर्न कितना है? ये 3 नंबर का आइटम 1,000 रुपए का है। हम तो 3,200 की बात कर रहे हैं, मतलब ये एडिशनल सेल्स रिटर्न है। बोलो। He returned 40% of the goods on 10th April, approving the rest on 16th April. बचे हुए गुड्स का अप्रूवल उसने कब दिया? 16th अप्रैल को दिया। तो टेक्निकली यू शुड ऐड 8,000 rupees एज अ स्टॉक विद कस्टमर, बट सिंस 3,200 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट, वी विल ऐड द रिमेनिंग फिगर ओनली। फ्यूचर में समझ में नहीं आए आता है आपको ये, इसका एक नोट लिख के देता हूं मैं बाद में, ठीक है? तो लिखेंगे, ऐड तो करना पड़ेगा भाई, ऐड गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। पॉइंट नंबर, सॉरी, इसमें इनर कॉलम में लिखते हैं सेल वैल्यू। कितनी है सेल वैल्यू? 10,000 ना। सेल वैल्यू 10,000 है ना। पहले इसमें से प्रॉफिट हटा देते हैं। प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20%, 2,000। तो कॉस्ट कितनी है? 8,000। ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न ऑन 10th अप्रैल। इसका कैलकुलेशन कृपया यहाँ पे ब्रैकेट में दिखाइए। 4,000 रुपए के गुड्स, 800 रुपए का प्रॉफिट है उसमें, 3,200 का कॉस्ट ऑलरेडी हमारे स्टॉक में इंक्लूडेड है। हम इसका नोट बाद में पेंसिल से लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न ऑन 10th अप्रैल 3,200। पेंसिल लेना है और यहाँ पे लिखना है, दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ 15th अप्रैल। This is already included in the stock of 15th April, hence no need to add this. I hope you will remember whatever I have said here, okay? तो बचा हुआ फिगर कितना आता है? 4,800। सही है क्या? बोलो ना बच्चों, समझ में आया सभी को? ये 3,200 मैंने एडिशन में क्यों नहीं लिया? बिकॉज ये ऑलरेडी हमारे स्टॉक में है। नहीं तो एक काम करो, सेल्स रिटर्न का इफेक्ट क्या करते हो आप लोग?
लेस करते हो ना, क्योंकि वो सेल्स रिटर्न इस पीरियड का है, 1 से 10 तारीख का, 1 से 15 तारीख का। तो 3,200 लेस करो और 8,000 रुपए ऐड कर दो। इफेक्टिवली कितना ऐड होगा? 4,800 ही ऐड होगा। दोनों भी तरीके सही है। डू गेट इट? मतलब मल्टीपल सेट ऑफ आंसर्स यहाँ पे बन सकते हैं। अल्टीमेटली 4,800 का इफेक्ट आना जरूरी है। इज इट सिंपल? चलो नंबर 5। द ट्रेडर हैड also received goods costing rupees 8,000 in March for sale on consignment basis। दोस्तों ये गुड्स तो मेरे है ही नहीं, ये गुड्स मेरे नहीं है, ऐसा लिख के रखो यहाँ पे 5 नंबर के एडजस्टमेंट पे, बिकॉज दूसरे के गुड्स है ये, हमने कंसाइनमेंट पे नहीं भेजे है, हमें कंसाइनमेंट पे मिले हैं ये गुड्स। तो यहाँ पे लिख के रखो दीज आर नॉट आवर गुड्स, हेंस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द स्टॉक। These are not our goods, hence should not be included in the stock of 31st March। ओके, तो यह हमारे स्टॉक में है क्या? पहला सवाल देखो, 8,000 रुपए के गुड्स आपको मिले थे, जिसमें से 20% तो आपने 31 मार्च के पहले ही बेच दिए हैं, तो 15 अप्रैल के स्टॉक में ये 20% तो नहीं है। अगला 50% आपने 15 अप्रैल के पहले ही बेच दिया है, मतलब 80% गुड्स आपने बेच दिए हैं, मतलब हमारे स्टॉक में सिर्फ 20% पोर्शन है, सॉरी 30% पोर्शन है बचा हुआ। अब वो हमारे स्टॉक में है क्या? 15 अप्रैल को जब आपने गुड्स का काउंटिंग किया तब उसमें था ना वो गुड्स, तो गलती से वो हमारे स्टॉक में आया है, इसलिए हमें वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते कैसे है देखो, अभी समझ लो। मैं प्रेजेंटेशन थोड़ी इजी करके दे रहा हूँ सो दैट आप इसको फ्यूचर में समझ पाओ। आपके मॉड्यूल में स्ट्रेट अवे बस लिखा है कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं इनर कॉलम में प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर एफ, लेस कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, सॉरी अनसोल्ड स्टॉक रिसीव्ड from consignor received from consignor। इनर कॉलम में लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड, इनर कॉलम में लिखेंगे 8,000 लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ 15th अप्रैल। आठ हजार में से 70% गुड्स बेचे, 5,600। इज इट राइट? तो बचे कितने? 2,400 लेस करने हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन स्टॉक अबव, यानी 50,000 की बात कर रहा हूं, उसमें ये है बट नॉट बिलोंगिंग टू अस, करेक्ट है ना? बट नॉट बिलोंगिंग टू अस 2,400। आर यू गेटिंग दिस? दिमाग में कुछ घुस रहा है क्या? ये गुड्स हम निकाल क्यों रहे हैं? बिकॉज ये हमारे है ही नहीं,
आप लोग मान लो मेरा बिजनेस है यहाँ पे कोल्हापुर में और आप अपने गुड्स मेरे को बेचने के लिए देते हो कमीशन बेसिस पे, तो गुड्स का नफा नुकसान आप ही एंजॉय करोगे, मुझे बस कमीशन दोगे। मान लो वो गुड्स मेरे गोडाउन में रखे हैं तो वो मेरे गोडाउन के कैलकुलेशन में आ चुके हैं, बट वो मेरे नहीं है ना, वो आपके गुड्स है, कंसाइनर के गुड्स है ये। डू यू गेट इट? आपके टॉपिक में अर्लियर कंसाइनमेंट अकाउंट करके चैप्टर हुआ करता था, बट दैट इज रिमूव्ड नाउ। तो मुझे लगता है कि ऐसा एडजस्टमेंट बाय द वे नहीं आना चाहिए, बट अगर आता भी है तो यू शुड बी रेडी फॉर दिस। ओके, पॉइंट नंबर एच, सॉरी जी, स्टॉक ऑन 31st March 2018। चलो फटाफट ऐड लिस्ट करो। अरे ये कहाँ पे गया मैं, थोड़ा अलाइनमेंट हिल गया। कोई बात नहीं, 50,000 में जो जो नंबर लेस करने उसको ब्रैकेट पुटअप करो हाँ? नहीं तो सब ऐड कर दोगे। कितना आता है? 79,366। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व किया आपने एज होमवर्क, उसका आंसर कितना आया? 1,63,432, 3132, राउंडिंग ऑफ का एरर छोड़ दो। इज इट राइट? चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 हो गया, अभी मुझे आप बता दो। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। 16 खत्म किया है क्या हमने? नहीं, 16 पे आ जाओ, 16, क्वेश्चन नंबर 16। एंड मार्क इट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो शैल वी स्टार्ट। दोस्तों क्वेश्चन डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी भी नहीं है, याद रखना, खुद सॉल्व करते समय बैंड बजती है। एंड लॉजिक इज वेरी वेरी सिंपल। आप लोग जो स्टॉक लेके शुरू कर रहे हो ना उसके बारे में सोचो पहले, उसमें वो चीज है कि नहीं है। एंड क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट ही हमें लेना है। डू यू गेट इट? कल का जो होमवर्क क्वेश्चन था उसमें बस एनआरवी के दो एडजस्टमेंट सेपरेटली कैरी आउट करने थे आपको। आई एम एक्सपेक्टिंग सेम शक्ले फॉर दिस टाइप ऑफ टॉपिक। आई नो you are getting little bit nervous because of the difficulty level of this chapter. Is it difficult? Yes, it is difficult when you solve it on your own. Okay, but relax रहना है, पेशेंस होने चाहिए। आपको आता है, ऐड लेस करना इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है, याद रखना। आपके कंसेप्ट जितने क्लियर है उतना बेहतर है। अब कंसाइनमेंट पे जो गुड्स मिले हैं वो उल्टा सोचते हो तो आप लोग बोलोगे सर ये क्यों निकाला, ये हमारा स्टॉक है। अरे भाई ये दूसरे ने तुम्हें दिया है बेचने के लिए, ये समझना जरूरी है।
अगर मैं मेरे गुड्स कंसाइनमेंट पे किसी दूसरे को देता तो वो फिर मेरे स्टॉक में आना चाहिए, तो उस केस में उल्टा होता है। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलता है क्या, देखते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ए स्टॉक इन अ बिजनेस was done on 23rd June 2020. Physical verification of a stock was done on 23rd June 2020. The value of stock was 48 lakh rupees. The following transactions took place between 23rd June to 30th June 2020. यानी हमने इस बार स्टॉक पहले ही कैलकुलेट किया है, तो 48 लाख रुपीस का कॉस्ट का स्टॉक हमने पहले ही काउंट करके रखा है। उसके बाद बिजनेस 7 दिन तक चला है एंड 30 जून का स्टॉक अभी आपको फाइंड आउट करना है। लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 30 जून 2020। ओके, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आउट ऑफ द गुड्स sent on consignment, goods at a cost worth 2,40,000 were unsold. ये 2,40,000 के गुड्स किसके पास है? हमने तो भेज दिए हैं, किसको? कंसाइनी को कंसाइनमेंट पे बेचने के लिए, मतलब हमने इस बार एजेंट रखा है, तो ये गुड्स हमारे गोडाउन में नहीं है। तो पहला सवाल, क्या 48 लाख के स्टॉक में ये 2,40,000 की कॉस्ट है? नो, ये तो हमारे गोडाउन में है ही नहीं। 23rd जून के पहले ही हमने भेज दिए हैं, बोलो हाँ या ना। लेकिन ये अब किसके पास है? अब किसने बोला कि 23rd जून के पहले ये भेजे थे? द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23rd जून टू 30th जून। ऐसा बोला ना इन्होंने, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस बिटवीन, मतलब ये ट्रांजैक्शन हुए कब है? 1 to 4 वाले ट्रांजैक्शन हुए कब है? एक 23rd जून से 30 जून के बीच में हुआ है, बोलो हाँ या ना। आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एट अ कॉस्ट वर्थ रुपीज 2,40,000 वेयर अनसोल्ड। अब कोई भी नॉर्मल बिहेवियर वाला पर्सन क्या सोचेगा कि ये तो 23rd के जून में फिर ये गुड्स ऑलरेडी है, क्योंकि 23rd के बाद हमने भेजे। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है आपको? दिमाग पे लोड दो। 48 लाख रुपीज के स्टॉक में ये 2,40,000 के गुड्स है क्या? क्यों नहीं है? कब भेजे कंसाइनी को? के बाद, 23rd जून के बाद भेजे। बराबर बोल रहा हूं, बराबर पकड़ा मैंने आपको। 23rd जून के बाद और 30 जून के पहले भेजे, ऐसा बोल रहे हो ना आप लोग। आपने स्टॉक काउंट कब किया? अब बोलो, 48 लाख में ये गुड्स है क्या? हम्म, लास्ट बेंच बॉयज, कहीं ना लागे मन, क्या है ये सुनापन वालों, बोलो। इज इट इंक्लूडेड इन दैट 48 लाख रुपीज? येस और नो? नो, व्हाई नो? असं कुठं म्हणलंय? पहिल्यांदा पाठवलं, क्वेश्चन इज व्हेरी क्लिअर, द फॉलोइंग ट्रांजॅक्शन टुक प्लेस। अच्छा, मतलब ये ट्रांजैक्शन इस पीरियड में हुआ है। यू आर अ गुड इंटरप्रेटर। देखो, इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही इंटरप्रेट किया है। मतलब ये लोग, बच्चे क्या कंफ्यूजन करते हैं कि हमने ये गुड्स भेजे कब है। अब ये भेजे कब है इसके बारे में बात नहीं की है। आर यू गेटिंग इट? बट ये वर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अर्लियर, goods at a cost of rupees 2,40,000 were unsold. This is the transaction which has happened between 23rd June to 30 June.
मतलब ये गुड्स बेच नहीं पाए, ये ट्रांजैक्शन इस पीरियड का है। गुड्स हमने भेजे कब है? बिफोर 23 जून, तभी तो इस ट्रांजैक्शन में मजा है, नहीं तो ये ऐड भी नहीं करना है, लेस भी नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फिर जरा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो हमें एक नोट लिखना है, मतलब क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन दिस। देखो आप लोग एजम्पशन लिखते हो, इट इज एज्यूम दैट दीज गुड्स आर सेंट आफ्टर 23 जून, then you don't do anything, do not add, do not less, because it is already included in your stock. But what institute has assumed here, आउट ये लिखा तो है, लेकिन इतना इंटरप्रिटेशन, मतलब ये लिखा है इसका मतलब ये नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि 23 जून के बाद गुड्स भेजे थे, उसमें से गुड्स इतने रुपए के बाकी है। आर यू गेटिंग इट? बट तुम्हारे लॉजिक्स इंस्टीट्यूट के साथ मैच हो रहे हैं। इंस्टीट्यूट इज साइलेंट ऑन दिस पॉइंट। सो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि यू एज्यूम दिस, कि ये गुड्स 23 जून के पहले ही भेजे थे। ओके okay? तो यहां पे लिख के रखो ना कहीं पे, एज्यूम सेंट बिफोर, यहाँ पे जगह देखो, assume as sent before 23 जून। अगर सेंट बिफोर 23 जून है, अगर सेंट बिफोर 23 जून है, तो बोलो 48 लाख के फिगर में ये 2,40,000 के गुड्स है क्या? नहीं है। अब तो पक्का बोलो, फिर भी 50-50 वाला आंसर देते हो देखो। नहीं है सर, नहीं है, नहीं है सर, नहीं, नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, इंक्लूडेड है, नहीं है। ये क्या है? 2 मिनट के लिए मुझे भी सोचना पड़ा, कैसे करते हो आप लोग ये। नहीं है, तो बोलते समय नहीं है, और आंसर ऐसे, हाँ है। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। अब बोलो 2,40,000 के गुड्स उस 48 लाख में है क्या? नहीं है। सिंपल है, नहीं है। होने चाहिए क्या 30 जून के स्टॉक में, एज अ स्टॉक विथ कंसाइनी? हमारा ही गुड्स है, दूसरे के गोडाउन में दिल्ली में पड़ा हुआ है स्टॉक, बट हमारा है ना। अगर इस गुड्स को कुछ हो जाता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, ये मेरे गुड्स है। जब कंसाइनी अल्टीमेट कस्टमर को बेचेगा तब ये सेल कहलाते हैं, तब तक हम सेल की एंट्री नहीं मारते। ओके फाइन। तो ये गुड्स विथ कंसाइनी ऐसा दिखाएंगे हम लोग, स्टॉक विथ कंसाइनी। तो क्या करेंगे, ये ऐड करेंगे। समझ में आया? चलो, ऐसे ही अगले 2-3 ट्रांजैक्शन जरा पढ़ लो, तब तक मैं जरा गर्म पानी पी के आता हूँ। थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, सर्दी हुई है, आपके सामने पानी पीऊंगा तो आप हंसोगे और पानी उड़ जाएगा सब जगह पे। तो मैं 2 मिनट में आता हूँ, आप तब तक बाकी चीजों का जरा इफेक्ट एनालाइज करिए प्लीज।
चलो शुरू करें. Let's start presenting the solution. Okay, I hope you have gone through the question. शुरू करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं. Write down statement showing calculation of value of stock on 30 June. Statement showing calculation of value of stock on 30 June 2020. Particulars rupees. Point number A. Value of stock on 23rd June 2020. 48 lakhs. इनर कॉलम आउटर कॉलम दोनों बनाने हैं आपको. सब लोगों मेरे साथ. जैसा कि हमने डिस्कस किया था, पहला आइटम जो है वो हमें क्या करना है, ऐड करना है. ऐड लिखते समय क्लियर कट लिखेंगे अच्छे से. गुड्स सॉरी कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक विथ कंसाइनी यहां पे ब्रैकेट में लिखना सेंट बिफोर 23rd June 2020 and still with consignee. Still with consignee up to sorry on 30th June 2020. मतलब ये स्टॉक कौन सा है, हमने पहले ही भेजा था लेकिन अभी भी ये कंसाइनी के पास है. 2,40,000 ऐड करने. इज इट राइट? आगे बढ़ू. Purchases of rupees 4 lakh were made, out of which goods worth rupees 1,60,000 were delivered on 5th July 2020. तो दोस्तों 4 लाख रुपए के परचेसेस किए हैं. कौन से पीरियड में? 23rd जून से 30 जून के पीरियड में, जिसमें से 1,60,000 के गुड्स तो 5 जुलाई को आ गए. तो अगर गुड्स 5 जुलाई को ही आए हैं तो वो मेरे है ही नहीं. 30 जून के दिन वो मेरे गुड्स नहीं है, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे नाम पे ट्रांसफर कब होगा? 5 जुलाई को. तो बचे हुए गुड्स कब आए? बिफोर 30 जून. तो क्या वो मेरे 30 जून के स्टॉक में दिखने चाहिए? ऑफ कोर्स यस. तो लिखेंगे ऐड करेंगे या लेस करेंगे? क्योंकि 48 लाख में वैसे भी ये गुड्स नहीं है, उसके बाद खरीदे हुए हैं, तो जो रिसीव हुए उतने ही ऐड करने हैं. इज इट राइट? पॉइंट नंबर सी. ऐड
कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस्ड एंड रिसीव्ड बिफोर 30th जून 2020। 4 लाख रुपए के गुड्स भले ही आपने खरीदे हैं, बट उसमें से 30 जून के पहले 3 लाख, सॉरी कितना होता है, 2,40,000 रुपीज के ही गुड्स आए हैं। 4 लाख माइनस 1,60,000। आपने बराबर सोचा था इसके बारे में। इसका एक एडवांटेज बता दूं इस क्वेश्चन का। मान लो इसमें से ये एडजस्टमेंट आपको नहीं आता, तो इसको अगर 2 मार्क्स अलॉटेड है तो 2 जाएंगे, बाकी तो आपने बराबर एडजस्ट किया है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन मैं तो बोलता हूं आप लोग अटेम्प्ट करो, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स टुकड़ों में मिलेंगे। जैसे कि मान लो ये 4 आइटम्स है, 2-2 मार्क के 4 आइटम्स, और फाइनल नंबर को 1 मार्क 2 मार्क मान लो, तो आपके 3 बराबर आ गए, तो 6 मार्क तो आपके पॉकेट में चले गए, याद रखो। आर यू गेटिंग दिस? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस। बीआरएस का भी वैसे ही है, कुछ आइटम्स ऐड लेस करने गलत भी हो जाते हैं तो टेंशन नहीं लेना है, बाकी के बराबर मार्क्स मिलेंगे। मेजॉरिटी आइटम्स यू विल ऐड और लेस करेक्टली। एक आध दूसरा डिफिकल्ट जो लगता है आपको, उसमें थोड़े से प्रॉब्लम होने के चांसेस है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा टॉपिक ऑप्शन में रख दो। कितना आसान है, इसके लिए कोई एंट्री विंट्री कुछ नहीं पढ़ना है, बस दिमाग ठंडा रख के समझना है कि मेरे स्टॉक में है कि नहीं है, ऐड करूं कि ना करूं, बस इतना ही है। चलो अब अगला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सेल्स वेर रुपीज 13,60,000 which include goods worth rupees 3,20,000 sent on approval. Half of these goods were returned before 30th June 2020, but no information is available regarding the remaining goods. कुछ इसके बारे में सोचा आपने, क्या क्या करना है? सबसे पहले मुझे बता दो, ये 13,60,000 रुपए के गुड्स जो बेचे हैं, जो 13,60,000 के गुड्स बेचे हैं हमने, वो कौन से पीरियड में बेचे? 23 जून के बाद, बराबर है, 23 जून के बाद। तो क्या आपके स्टॉक में इन गुड्स का कॉस्ट है? 23 जून को जो स्टॉक आपने काउंट किया है, कितना था वो? 48 लाख रुपीस। उसमें इन गुड्स का कॉस्ट है क्या? और 30 जून को वो रहना चाहिए क्या? नहीं ना, मतलब लेस करना है। जो गुड्स बेचा है वो लेस करना है, उतना तो समझ में आ रहा है। अब जो बेचा है वो 2 कैटेगरीज का सेल है। एक तो रेगुलर प्लेन सेल है हमारा, प्लेन सेल मतलब रेगुलर सेल, एंड दूसरा जो है वो सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अगर आपको, मतलब इंस्टीट्यूट के साथ मैं मैच नहीं करने जा रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि बच्चों को उसके कारण बहुत दिक्कत होती है। मैं इसको 2 सेपरेट ट्रांजैक्शन मानता हूं, तो चलेगा क्या? यानी दोनों को सेपरेटली डील करूंगा मैं। 13,60,000 में से 3,20,000 बाजू में रख दो, तो बचे कितना? 10,40,000 का सेल माइनस उसका प्रॉफिट, क्या करेंगे? लेस कर देंगे। पहला आधा काम तो खत्म। एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस को अलग से ट्रीट करो, आधा काम इजी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? इंस्टीट्यूट ने इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट दिखाया है, ठीक है, जो आपको जरा समझ में आने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, पहले बात करते हैं प्रॉफिट रेशियो चाहिए मुझे, मैं तो कर लूंगा इस एडजस्टमेंट को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बोला है 13,60,000 के गुड्स हमने बेचे हैं इस पीरियड में, इंक्लूडिंग सेल ऑफ रुपीज 3,20,000 विच इज ऑन अप्रूवल बेसिस। तो 3,20,000 का सेल अप्रूवल बेसिस का है। हाफ ऑफ दिस गुड्स वेर रिटर्न बिफोर 30th जून, तो उसमें से आधे गुड्स तो हमें 30 जून के पहले ही मिले हैं वापस। इसका मतलब वो हमारे स्टॉक में ऑलरेडी है उसका कॉस्ट, और हमें वो स्टॉक में इंक्लूड करना भी है। मतलब 3,20,000 का आधा अमाउंट क्या आपके ऑलरेडी स्टॉक में है? पूरा 3,20 भी आपके स्टॉक में है। 3,20 का जो कॉस्ट है ना, वो भी आपके स्टॉक में है।
13,60,000 के गुड्स भी जो बेचे ना आपने, उसका कॉस्ट भी आपके स्टॉक में ऑलरेडी है। हमें इनफैक्ट जो बेचे है वो निकालना है। जो बेच के वापस आया वो निकाल के फिर से ऐड करना पड़ेगा। 23 जून को आपने स्टॉक काउंटिंग किया, कुछ गुड्स थे, 23 जून से 30 जून के बीच में वो बेच दिए, तो उसका कॉस्ट माइनस करो। और वो बेच के वापस भी आ गए तो फिर से ऐड करो। तो माइनस करके फिर से ऐड करने में क्या पॉइंट है? यानी सेल्स रिटर्न के बारे में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो 3,20,000 में से आधे मतलब 1,60,000 की बात तो यहीं पे खत्म हो गई। नहीं तो आपको करना है तो करो, मेरे को क्या, लेस करो, ऐड करो बाद में। ऐड क्यों करूं? क्योंकि सर 30 जून के पहले आ गए ना वो गोडाउन में, तो 30 जून को है ना हमारे पास, 23 के स्टॉक में है, बेच दिए, लेस करो, वापस आए, ऐड करो। बेस्ट वे कुछ ना करो। सिंपल है यार, अभी इजी लगता है, बाद में समझ में नहीं आता है। करके देख लो, जो करना है मन मन मर्जी के हिसाब से जो करना है वो करके देख लो। आंसर फाइनल मैच होना चाहिए, होता है। आपके पास वो पेशेंस नहीं है, आप वो लेस नहीं करते हो, ऐड नहीं करते हो, सॉरी, मान लो आपने लेस किया, तो अगली दफा आपके दिमाग में क्लिक होगा ना कि ये वापस आए, मतलब ऐड भी तो करने पड़ेंगे। बट क्या होता है, लेस करके आप इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन देखते हो और वहां पे वो नहीं दिखता है तो टेंशन आ जाता है। फिर आपको लगता है हमने गलत किया। नहीं ना, आप अपने भरोसा रखो अपने मेथड्स पे, कैसे भी सॉल्व करो बराबर आना चाहिए। ठीक है। अब बात सब अड़ी है किस चीज पे, मतलब सिंपल है, 13,60,000 का जो गुड्स है उसमें से 3,20 में साइड में कर दूंगा। 3,20 में से 3,20 में से मैं आधा अमाउंट रिटर्न आया है, तो एक तो उसका इफेक्ट नहीं दूंगा, या फिर दूंगा तो डबल इफेक्ट देना पड़ेगा, लेस भी होगा ऐड भी होगा। ओके। और बचे हुए गुड्स का 3,20 छोड़ के बचे हुए सेल का, यानी 10,40,000 के सेल का कॉस्ट स्ट्रेट अवे में माइनस करने वाला। इज इट राइट? बहुत ही आसान है। बट मुझे उसमें प्रॉफिट कितना छुपा हुआ है वो चाहिए मुझे। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, यानी 100 रुपए का कॉस्ट है तो 25 रुपए का प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आती है? 125। तो 25/125 का प्रॉफिट 25/20, सॉरी 25/125 ना, 20% आता है क्या? तो कॉस्ट प्लस 25% का मतलब यहाँ पे लिख के रखो क्या, 20% ऑन सेलिंग प्राइस। हम तीनों ट्रांजैक्शन को अलग अलग से करते हैं, चलो ऐड भी करते हैं, लेस भी करते हैं, मन समाधान कर देते हैं एकदम। ठीक है ना? हाँ, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, however goods costing rupees 2,40,000 had been sold for rupees 1,20,000। ये कौन से सेल में इंक्लूडेड है? ये ऊपर वाले 13,60,000 के सेल में इंक्लूडेड है। यानी ये एक पर्टिकुलर सेल छोड़ के बाकी सारे सेल हम लोग 20% प्रॉफिट से करते हैं, लेकिन ये सेल हमने लॉस में किया है, तो इस बार जरा प्रॉफिट सोच समझ के निकालना पड़ेगा। डू यू गेट दिस? यही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बाकी सब क्वेश्चन फालतू है। डू यू गेट इट? तो सर कैसे करें? चलो करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके। अरे बोलो ना। एक वर्किंग नोट बनाते हैं बेस्ट, और एडलेस बाद में करते हैं। तो यहाँ पे ना एक 5-6 लाइन छोड़ दो ब्लैंक, 5-6 लाइन ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, 5-6 लाइन ब्लैंक छोड़ दो। क्या कुछ भी करते रहते हो? हाँ हाँ हाँ। उदय कंट्रोल, उदय कंट्रोल। छोड़ दिए 5-6 लाइन ब्लैंक। ओके। राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके। टोटल सेल्स,
सेंटर ऑफ योर पेज राइट डाउन टोटल सेल्स रुपीज 13,60,000। करेक्ट है दोस्तों। इसको दो कैटेगरीज में बांट दो, दो या तीन, नहीं दो कैटेगरीज में बांट दो। रेगुलर सेल, सेल ऑन अप्रूवल, $3,20,000। समझे क्या? एंड रेगुलर सेल कितना बचा फिर? 10,40,000। इज इट राइट माय फ्रेंड्स? 10,40,000 का जो सेल है उसको दो पार्ट्स में बांटना है अभी। सेल विथ नॉर्मल प्रॉफिट, सेल इन लॉस, सेल विथ लॉस। सेल विथ लॉस कितना है? गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,40,000 हैड बीन सोल्ड फॉर 1,20,000। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस हियर? 1,20,000। तो लॉस वाला सेल वैल्यू कितना है? 1,20,000। तो 10-40 में से 1,20 पे तो नुकसान होने वाला है ना, तो बचे हुए पर प्रॉफिट होगा क्या? अरे बोलो ना। तो बचा हुआ कितना है? 9,20,000। डू यू ऑल एग्री विद दिस? मित्रों समझ में आ रहा है? हाँ। दोस्तों ये सेल वैल्यू है, यहाँ पे बीच में लिखना सेल वैल्यू। ठीक है, लॉस वाले सेल की वैल्यू कितनी है? 1,20,000 लेस प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे कितना प्रॉफिट आएगा? एट द रेट ऑफ 20% ना। तो 9,20,000 पे आप 20% तो कमा ही चुके हो, तो 1,84,000। तो 9-20 में से 184 गए, बचे 7,36,000। ये क्या आया दोस्तों? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और सेल विथ लॉस का कॉस्ट तो उन्होंने ही दिया है, कितना है? 2,40,000। तो यहाँ पे तो नुकसान हो गया कितने का? 1,20 का। बोलो हाँ या ना। दोस्तों समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो सिंपली स्पीकिंग कितने कॉस्ट के गुड्स बेच दिए गए? 7,36,000 कॉस्ट के गुड्स बेच दिए गए हैं। सेल ऑन अप्रूवल की बात अलग से कर रहा हूं मैं अभी। सेल ऑन अप्रूवल की बात करते हैं, चलो। लेस गुड्स रिटर्न। कितने के गुड्स वापस आ गए? 1,60,000 के। करेक्ट है कि नहीं? तो बचा सेल, सेल वैल्यू विथ कस्टमर, विथ कस्टमर 3,20,000 में से 1,60 गया, तो बचा 1,60,000। ठीक है दोस्तों। लेस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20%। 1,60 इंटू 20%, 32,000।
तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक विथ कस्टमर 128। इज इट राइट माय फ्रेंड्स? तो देखो, सिंपल है। 7,36,000 का ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये आपके स्टॉक में इंक्लूडेड है क्या 23 जून के? यस, तो इसको निकाल देना है क्योंकि ये फाइनल सेल हो चुका है। ये 2,40,000 के कॉस्ट के गुड्स भी भले ही लॉस में बेचे तो क्या हुआ, ये भी तो गए ना आपके कॉस्ट में से। तो ये दोनों माइनस होना चाहिए। 736 प्लस 240 टोटल कितना माइनस होगा? एक मिनट जरा क्रॉस चेक करते हैं। 9,76,000 माइनस होगा, बराबर है कि नहीं? और 128 क्या होगा? ऐड होगा, क्योंकि स्टॉक विथ कस्टमर है वो। आर यू गेटिंग इट? वैसे ही हमने 320 के गुड्स भेजे हैं, बराबर है। 320 की 320 में से 160 के गुड्स तो वापस आ चुके हैं 30 जून के पहले, तो वो तो हमारे स्टॉक में है ही। 23 जून के स्टॉक में है ही, मैंने बोला ना आपको। आपको उल्टा ट्रीटमेंट यूज करने तो कर सकते हो आप। पहले 320 के गुड्स हमारे सेल में से, स्टॉक में से निकाल दो उनकी कॉस्ट, फिर 160 के गुड्स वापस ऐड कर दो रिटर्न करके, ठीक है ना? तो निकाला रिटर्न किया तो सेम ही इफेक्ट हुआ ना। तो इससे अच्छा है कि कुछ मत करो, ठीक है ना? तो नेट सेल कितना है हमारा? 160। इसका अप्रूवल अभी तक नहीं आया है। उसकी कॉस्ट कितनी है? 128। वो स्ट्रेट अवे क्या कर दो? ऐड बैक कर दो। तो 976 लेस होंगे, 128 ऐड होंगे। तो हमने इफेक्ट कितने का दिया? 8,48,000 का। 2 मिनट, इंस्टीट्यूट के अनुसार भी वही इफेक्ट होता है क्या, देखता हूं मैं बस। 12,32,000 दे हैव डिडक्टेड। कौन सा क्वेश्चन है ये? प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 ना?
ये तो ठीक है, ये हमने भी किया, बराबर है, ये भी हमने कर दिया। अब इन्होंने गुड्स इन ट्रांजिट ऑन 30 जून 1,60,000, ठीक है। ये कौन से गुड्स इन ट्रांजिट इन्होंने ऐड किया, और एक एडजस्टमेंट है क्या? 3,20,000 का आधा, आई थिंक कोई नया एडजस्टमेंट इन्होंने ऐड किया क्या, देखते वेट, एक एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 ना, अच्छा वो स्टॉक भी कंसिडर किया है इन्होंने। अच्छा ये एडजस्टमेंट का 1,60,000 वेयर डिलीवर्ड ऑन 5 जुलाई, मतलब इन्होंने एजम्पशन क्या किया है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ है आपके नाम पे, ठीक है। हम एजम्पशन क्या लिखेंगे, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ है। मेरा आंसर गलत नहीं है, नहीं तो आपको लगेगा सर गलत पढ़ा रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन एजम्पशन, बट हम इंस्टीट्यूट के साथ एजम्पशन मैच करवा देते हैं, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है, एक साथ ऐड करेंगे, मतलब इन्वेंट्री में पकड़ना है फिर वो। बट एज्यूमिंग अब 5 जुलाई को जो गुड्स आएंगे उसकी रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको 30 जून को ट्रांसफर हो गई, मतलब आपने काउंटर पे ही वो एक्सेप्ट कर लिया गुड्स। यानी मान लो ट्रांजिट में वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी वो आपके गुड्स है, इसलिए उन्होंने गुड्स इन ट्रांजिट लिखा है। एजम्पशन की बात है, मैं एजम्पशन क्या कर रहा था, 1,60 के गुड्स मेरे, मैंने लिख के भी दिया था ना आई थिंक, हमने वहां पे मेंशन किया नॉट येट रिसीव्ड, तो जो रिसीव्ड है वो मेरे हैं, जो रिसीव्ड नहीं है वो सेलर के है, ऐसा हमने माना था, ठीक है। इट्स ओके, 1,60 की बात छोड़ दो अभी, 1,60 हम ऐड कर लेंगे आईसीए के साथ मैच कर लेंगे, क्लियर है क्या? अरे बोलो। हाँ तो 1,60 की बात खत्म, आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद उन्होंने नेट इफेक्ट कितने का दिया है वो बस देखना है मुझे। कौन सा, 4 नंबर का क्वेश्चन ना, ये एक ही क्वेश्चन है जो आपको सताएगा, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है जिसके साथ हम वेरिएट कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है देखो, 13,60,000 में से 1,60 के गुड्स वापस आ गए, 12 लाख रुपए यहाँ पे ले लिए इन्होंने, करेक्ट है। 12 में से 96,000 का ग्रॉस प्रॉफिट लेस हुआ, 96,000 कैसे निकाला प्रॉफिट इन्होंने, ये दोनों का टोटल, एक 184 माइनस 120 का नुकसान, बराबर है क्या? 184 का प्रॉफिट माइनस 120, 64 और वो 32,000, ये दिखा क्या 32,000, तीनों सेल का प्रॉफिट ऐड किया इन्होंने, तो वो प्रॉफिट माइनस किया। जान दो उनका, मुझे नेट इफेक्ट देखना है, मुझे लगता है कि ये मेथड बेटर है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझाने के लिए, बाद में आप आईसीआई के आंसर पे स्विच कर सकते हो। आईसीआई का आंसर क्या है वो भी मैं समझाता हूँ आपको, टेंशन मत लो। तो इन्होंने 11,04,000 का इंपैक्ट दिया और 1,28 यहाँ पे ऐड कर दिए, यानी नेट इफेक्ट कितने का हुआ, 11,00,000 4,000 11,00,000 4,000 लेस हुए और ऐड हुए 128, मतलब 976 का नेट इफेक्ट हो रहा है, और हमारा नेट इफेक्ट कितने का हो रहा था। हम क्या करने वाले हैं, ये 736 हम लोग लेस करने वाले हैं, ये 2,40,000 बराबर है ना, ये 2,40,000 भी हम लोग लेस करने वाले हैं, तो हम लेस कितना करेंगे, 9,76,000, और हम ऐड कितना करेंगे 128, बराबर है ना, तो हमारा नेट इफेक्ट होगा 848 का। तो हमारा क्या गलत हो रहा है, क्योंकि वो इंक्लूडेड है, हाँ क्योंकि वो इंक्लूडेड है, 128 फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं है बाय द वे, बराबर है। दोस्तों ये 3,20,000 के गुड्स का जो कुछ भी कॉस्ट है वो हमारे स्टॉक में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बराबर है ना, हमने सेल भी नहीं दिखाया, नहीं तो आप एक काम करो, पहले सेल माइनस करो फिर 128 ऐड करके दिखा। प्रेजेंटेशन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, ठीक है ना, मतलब इन शॉर्ट मुझे 976 का बस लेस किया तो काम खत्म है मेरा, बट दैट प्रेजेंटेशन वोंट हेल्प यू इन फ्यूचर, दैट विल क्रिएट अ पैनिक इन योर हेड, ठीक है ना। तो हम डिटेल में करते हैं प्रेजेंटेशन, बेस्ट वे क्या करते हैं, डिटेल में प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है अच्छे से। तो हम क्या करेंगे,
ये सेल हम लेस करेंगे, ये सेल भी लेस करेंगे, ये सेल हम लेस करेंगे, और स्टॉक ऑफ कॉस्ट विथ कस्टमर, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स विथ कस्टमर एड बैक कर लेते हैं। चलेगा क्या? प्रेजेंटेशन अच्छे से करवाता हूं, रुको। पॉइंट नंबर डी, लेस कॉस्ट ऑफ रेगुलर सेल्स, कॉस्ट ऑफ रेगुलर सेल्स कौन से पीरियड के है ये? 23 जून 2020 टू 30 जून 2020। इसका कॉस्ट कैसे निकाला? ये वर्किंग नोट 1 में मेंशन्ड है। इज इट राइट? अरे बोलो। तो 736 प्लस 240, 7,36,000 प्लस 2,40,000, 9,76,000। वैसे प्रेजेंटेशन इज ओवर है बाय द वे, ठीक है, बट फिर भी इसी में हम लोग क्या करते हैं, एक काम करो ना, ये इनर कॉलम में लिख दो, मतलब नेट इफेक्ट उनके जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो पता चलेगा। 976, ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, वो भी निकाला हुआ है बाय द वे हमने। कितना है वो? 1,28,000, बराबर है क्या? चाहते हो तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा दो। 3,20,000 का क्या है? सेल है, लेस रिटर्न कितने का है? 1,60,000 माइनस 20% ऑन नेट सेल्स, करेक्ट है क्या? तो 3,20,000 माइनस 1,60,000, 1,60,000 का सेल हुआ है, उसमें से 20% का प्रॉफिट निकाल दो, तो 1,28,000 क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। तो लेस की टोटल कितनी आती है देखो, 11,04,000। इस नंबर के साथ मैच हुआ अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन। मैं जानबूझ के ऐसा प्रेजेंट किया है मैंने, सो दैट आपको मॉड्यूल के साथ मैच हो जाए। बाद में आपको रिकंसाइल करना है दोनों में क्या फर्क है। ये मेथड समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरा समझ में आ जाए। दोनों सेल माइनस हुए क्या, अलग अलग करो, टेंशन नहीं है। एंड पॉइंट नंबर एफ, सॉरी ई, एड कॉस्ट ऑफ गुड्स sold on approval but approval is not received on 30th June 2020, 1,28,000। ये 1,28,000 हमने वर्किंग नोट 1 में निकाला हुआ है। यू कैन राइट रेफरेंस ऑफ वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है दोस्तों? अरे बच्चों बोलो। ये पॉइंट नंबर सी जो है ना, 2,40,000, सी में रोमन 1 करो। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस्ड एंड रिसीव्ड बिफोर 30 जून, 2,40,000। रोमन 2 लिखता हूं मैं यहाँ पे, स्टॉक इन ट्रांजिट, चलेगा ना यहाँ पे, या सेपरेट आइटम ऐड कर दो? सेपरेट कर दो, मुझे क्या, बट वो रिलेट नहीं हो पाएगा कि वो उसी ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए बोलता हूँ कि यहीं पे ऐड कर दो। थोड़ा एडजस्टमेंट करके लिखो ना, ठीक है? सेपरेट लिखोगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, उसी वक्त वो क्लियर नहीं होगा। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं, सेल्फ स्टडी के वक्त आपको दिक्कतें आएगी।
एड स्टॉक इन ट्रांजिट कितना है वो? 1,60,000। इसको एक स्टार मार्क करो और मार्जिन में लिख के रखो, इट इज एज्यूम दैट रिस्क एंड रिवॉर्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट इज एज्यूम दैट रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड, इतना ही लिख के रखो। इट इज एज्यूम दैट रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड 1,60,000। समझा ना? ये हमने 4 लाख का गुड्स खरीदा था, जिसमें से 2,40 के गुड्स हमारे गोडाउन में पहुंचे हैं और 1,60 के गुड्स 5 जुलाई को पहुंचे। बट फिर भी हम 30 जून को उसका स्टॉक दिखा रहे हैं क्योंकि वो गुड्स हमारे हैं ऐसा हम मान रहे हैं। क्लियर है क्या? मेरा आंसर गलत नहीं था, मेरा एजम्पशन अलग था। डू यू गेट इट? नहीं तो आपको लगेगा सर कुछ भी पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं लेस नहीं करने वाला हूं। बाय द वे मैं तो मानता हूं कि गुड्स की डिलीवरी जब होती है तब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है, बट अगेन दिस इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीमेंट। मान लो किसी दिल्ली में से मैं गुड्स खरीदता हूँ, दुकानदार बोलता है कि मेरे काउंटर तक मेरी जिम्मेदारी, वहां से आगे तुम्हारी जिम्मेदारी, तो वो गुड्स तुम्हारे कब हुए? जब उसका काउंटर छोड़े तभी हमारे हो गए। वो ये ऐसा ही सीन है, देखो ये। तो गुड्स जब तक पहुंचते तब तक नहीं, जब ट्रांजिट में है तो भी मेरे ही गुड्स है, तो मैंने स्टॉक में दिखा दी। क्लियर है क्या? इसके पहले वाले सॉल्यूशन में मैं क्या अज्यूम कर रहा था कि ये मेरे गुड्स नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी थी। डिपेंड्स। तो पॉइंट नंबर एफ, स्टॉक ऑन 30 जून। स्टॉक ऑन 30 जून। जरा लेस वाले आइटम्स को दोस्तों अच्छे से लेस ब्रैकेट में लिखना। 1,60 भी ऐड करना है आपको, 128 भी ऐड करना है, बस एक ही आइटम लेस करना है। चलो टेक अ टोटल। स्टॉक ऑन 30 जून 2020। हो गया दोस्तों? चलो कितना आया टोटल? 44 lakhs। दोस्तों मैं एक प्रश्न पूछूं क्या? ये 128 यहाँ पे माइनस नहीं करते और यहाँ पे प्लस भी नहीं करते तो भी इफेक्ट सेम होता कि नहीं? बट फिर भी करो, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने किया है, मैंने नहीं। वो 11,04,000 का फिगर हमारा टैली हो जाएगा हमारे इस वर्किंग नोट के कारण। अदरवाइज आपको लगेगा कि उसका इफेक्ट कहीं कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी 128 के गुड्स हमारे स्टॉक में है, उसको निकालो फिर से ऐड करो, उससे अच्छा है कुछ भी मत करो। बट जान दो, लिव इट। इसमें और एक चीज है, वो जो रिटर्न आए ना 1,60,000 के गुड्स, वो भी आप रिटर्न आए मतलब स्टॉक में ऐड कर सकते हो, पहले सेल करके माइनस कर सकते हो और बाद में वापस आए तो ऐड कर सकते हो। 1,60 की चीज 1,60 माइनस प्रॉफिट 1,28 ही आएगा वो। समझ में आ रहा है क्या? बट दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन। रहने दो, आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। ठीक है, ये वर्किंग नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके कैलकुलेशंस। फाइन, आगे बढ़ू क्या? क्वेश्चन नंबर 16 इज ओवर, राइट? कम टू क्वेश्चन नंबर 20। आ गए सब लोग? अरे बोलो ना यार। Sky Limited keeps no stock records, but a physical inventory of stock is made at the end of each quarter and valuation is taken at cost. The company's year ends on 31st March 2018 and their accounts have been prepared to that date. The stock valuation taken on 31st March 2018
was however misleading and you have been advised to value the closing stock on 31st March 2018 with the stock figure on 31st December 2017 and some other information is available to you. The cost of stock on 31st December 2017 is 80,000. यानी आपके पास 31 दिसंबर 2017 का स्टॉक है और आपको 31 मार्च 2018 का स्टॉक निकालने के लिए बोला है, ठीक है ना? अरे बोलो ना. On 31st December stock sheet showed the following discrepancies. यानी जो स्टॉक शीट आपने बनाई थी 80,000 रुपए कॉस्ट की, उसमें कुछ गलतियां निकल के आई है. पहली गलती है, एक पेज का टोटल 5,000 रुपए had been carried to summary sheet as 6,000 rupees. तो आपका स्टॉक ज्यादा दिख रहा है या कम दिख रहा है? क्या करूं फिर? सही करने तो 1,000 लेस करूं या 5,000 करूं या 6,000 करूं? 1,000. क्या फालतू कॉमन सेंस है? लेस 1,000. रॉन्ग टोटलिंग लिखेंगे. देखो प्रेजेंटेशन शुरू कर दो. चलो. स्टेटमेंट शोइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 18. है कि नहीं मजेदार? नो एंट्रीज फॉर सो मेनी डेज. आएगा आएगा, अभी एंट्री वाला सीन भी आएगा कल से. कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड वी आर स्टार्टिंग विथ कौन से चैप्टर के साथ शुरू करें? पार्टनरशिप अकाउंट्स या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन? नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू करें, नो प्रॉब्लम, वो करते हैं. फाइनल अकाउंट के साथ मिलता जुलता भी रहेगा थोड़ा, ठीक है? तो चैप्टर नंबर अगला जो होगा वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. आपकी डिमांड सराखों पे, ठीक है? वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर विच वन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डिफिकल्ट वन. सर सब डिफिकल्टी बोलते जा रहे हो. डिफिकल्ट अंटिल यू डू इट ऑन योर ओन. ये भी घर जाके आप इसकी प्रैक्टिस करो, आना शुरू हो जाएगा. एक बार ये आना शुरू हो जाता है तो मजा आता है, फिर सोचने लगते हैं हम लोग. चलो, हैव यू रिटर्न पर्टिकुलर्स राइट हैंड साइड रुपीज रुपीज? क्या लिखा स्टेटमेंट का नाम? कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2018 लिखा ना? पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज. प्रेजेंटेशन तो यही रहेगा. पॉइंट नंबर ए, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31st December 17. कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31st December 17. 80,000 लिखा? अरे लिखा क्या? चलो, पॉइंट नंबर बी, लेस रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ऑफ टोटल 1,000. ब्रैकेट में लिखना 1,000 आउटर कॉलम में डायरेक्टली. लेस रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ऑफ टोटल 1,000 आउटर कॉलम में डायरेक्टली ब्रैकेट में. ओके, सभी को समझ में आया ये सीन? पॉइंट नंबर बी, और क्या गलती निकली थी 31 दिसंबर के स्टॉक शीट पे? द टोटल ऑफ ए पेज हैड बीन अंडरकास्ट बाय 200 रुपीज. 200 से कम हुआ है तो 200 से बढ़ा देंगे. एड अंडरकास्टिंग ऑफ टोटल, एड अंडरकास्टिंग ऑफ टोटल 200 रुपए. सही है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ू. नंबर 3 वाला आइटम पढ़ता हूं, ध्यान देना. इनवॉइस ऑफ परचेसेस entered in purchase book during the quarter from January to March total rupees 70,000. यानी इनडायरेक्टली जनवरी टू मार्च के भीतर परचेसेस कितने के हुए हैं? 70,000 रुपए के. आउट ऑफ दिस 3,000 related to goods received prior to 31st December 17. तो दोस्तों 3,000 रुपए के जो परचेस के एंट्रीज है वो गुड्स हमें 31 दिसंबर के पहले ही मिले हैं.
and invoices entered in April 2018 relating to the goods received in March 2018 total rupees 4000. मतलब बिल हमें मिले हैं अप्रैल महीने में, तो हमने उसको परचेस रिकॉर्ड किया अप्रैल महीने में, बट गुड्स कब आए हैं हमारे पास? मार्च में. गुड्स आपके पास मार्च में ही पहुंचा, मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास पहले ही ट्रांसफर हो चुका है. तो 3000 हमें क्या करना है आप बताओ, 4000 का क्या करें? 70,000 परचेस का टोटल है, जनवरी टू मार्च इनवॉइस के हिसाब से अकाउंट फॉर किया है, जिसमें से 3000 रुपए के इनवॉइसेस आपको भले ही जनवरी के बाद मिले, लेकिन वो गुड्स कब मिले थे? दिसंबर में मिले थे. तो क्या दिसंबर के स्टॉक में वो गुड्स होने के चांसेस है? यस. तो वो 3000 के गुड्स फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं है. तो 70 में से 3 माइनस करेंगे. एंड 4000 रुपए के गुड्स भले ही अप्रैल में मिले हैं इनवॉइसेस, अकाउंटिंग भी उसका अप्रैल में होगा, बट हमारे गुड्स आए कब है? मार्च में. तो हम उसको मार्च में स्टॉक दिखाएंगे. आर यू गेटिंग इट? विशाखा जी के दिमाग में चल रहा है कि सर मार्च में एंट्री होनी चाहिए ना परचेस की. वो भी बराबर है, वो रेक्टिफिकेशन बाद में कर देंगे, लेकिन उसका इन्वेंट्री पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा. परचेस भी दिखाना पड़ेगा 4000 का, तो हमें इनडायरेक्टली परचेस करेक्ट करके लेना है. तो 70,000 माइनस 3000 प्लस 4000. क्या आपको समझ में आया? तो लिखेंगे नेक्स्ट आइटम ऐड. ऐड या लेस? ऐड करना पड़ेगा ना. 31 दिसंबर के स्टॉक में ये गुड्स नहीं है जो इस पीरियड में खरीदा है, जनवरी टू मार्च के भीतर. बराबर बोल रहा हूं मैं? हाँ. तो लिखो ऐड गुड्स परचेस्ड एंड डिलीवर्ड ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च 2018. ऐड गुड्स परचेस्ड एंड डिलीवर्ड ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च 2018. ब्रैकेट में ये कैलकुलेशन दिखा देना अगले लाइन पे. 70,000 माइनस 3000 प्लस 4000, यानी नेट नंबर कितना आता है? 71,000. ये 3000 लेस क्यों किया? ये परचेस आपने भले ही इस पीरियड में रिकॉर्ड किया है जनवरी टू मार्च, लेकिन गुड्स कब आए हैं? दिसंबर के पहले, 31 दिसंबर के पहले, मतलब वो स्टॉक में ऑलरेडी है. तो 70,000 में से 3000 का स्टॉक ऑलरेडी हमने ऐड करके रखा है, तो फिर से दोबारा ऐड मत करना, लेस करना 70 में से. एंड 4000 का गुड्स इस 70 में नहीं है जो अब हमें ऐड करना है. बोलो हाँ या ना? समझा क्या? रिमेनिंग पॉइंट्स यू विल सॉल्व एज अ होमवर्क विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुमारो. मैं सॉल्व करूंगा पक्का, होता है तो करो, नहीं तो कल हम सॉल्व करने ही वाले हैं. ठीक है? अरे बोलो ना. अब कौन से क्वेश्चन बाकी इधर बताओगे प्लीज? कौन सा? 8 9 छोड़ दो, कल करेंगे. नेक्स्ट 14. ओके. और 21 इज पेंडिंग. ट्वेंटी वन सेम है क्या अभी जो सॉल्व किया हमने वैसा? तो दिस इज योर होमवर्क. 21 यू विल सॉल्व एज अ होमवर्क. बाकी बचे हुए क्वेश्चन कल के लेक्चर में करेंगे. अभी जो सॉल्व किया ना हमने, वैसा ही वर्किंग नोट वगैरह बना के सॉल्व कर दियो. ठीक है? हाँ. इसमें बस एडजस्टमेंट नंबर 5 अलग है. देखो ट्रेडर हैड, बट ये भी हो चुका है, ऑलरेडी कवर्ड है. कंसाइनमेंट पे गुड्स रिसीव्ड हुए हैं 8,000 रुपए के. ठीक है? 21 इज योर होमवर्क विच वी विल चेक टुमारो. अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो. थोड़ी सी मतलब कितनी? एक 10 लाइन छोड़ दो. कौन सा था वो अभी का क्वेश्चन? 20 ना? 20 के लिए एक यहां से आगे 7-8 लाइन छोड़ दो, और फिर आप लोग 21 कर लो, और बचे हुए क्वेश्चन कल के लेक्चर में खत्म करके अगर समय मिलता है तो नया चैप्टर भी शुरू करेंगे. ठीक है? एक मॉड्यूल आपका पूरा खत्म हो गया ये चैप्टर खत्म होने के बाद, पहला मॉड्यूल. ठीक है? कल आप मॉड्यूल 2 लेके आओगे.
जिसमें आपका एनपीओ का सेक्शन है, एनपीओ का टॉपिक जहां पे है वो मॉड्यूल लेके आओगे, आईसीएआई का मॉड्यूल है ना आपके पास, आया ना? सबके पास आईसीएआई का मॉड्यूल आया क्या? किसी के पास नहीं आया? कोई है? क्यों नहीं आया? रजिस्ट्रेशन हुआ है ना तुम्हारा? अच्छा, आ जाएगा। ठीक है, तुम उसका रेफर कर लेना। नोट्स मैंने प्रिंटिंग को भेजे हैं, एक 5-6 दिन लगेंगे, तब तक आप मॉड्यूल से क्वेश्चन पढ़ पाओ, इसलिए मॉड्यूल लेके आओ, बाकी स्क्रीन पे तो दिखाऊंगा ही मैं। ठीक है, बाकी कोई फायदा नहीं है मॉड्यूल का।